नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी हर वीडियो आई होप आप पसंद कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर चुके हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अंडर इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शंस पर बहुत सी लिमिट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट में जो हमें नहीं पता है, एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन की वजह से हम ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस कर देते हैं जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज मैं वो सारी लिमिटेशंस आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी कैश ट्रांजैक्शंस आपको कितनी लिमिट तक करनी है। इसलिए जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शंस करें तो इन सारी लिमिटेशंस को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही कैश ट्रांजैक्शंस को कहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट सेक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है 269 एंड 269 दोस्तों 269 कहता है कि हमें कोई भी लोन एक्सेप्ट नहीं करना है अबव 20,000 इन कैश, और 269 कहता है कि हमें किसी लोन की रीपेमेंट भी कैश में नहीं करनी है जिसकी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो। अदरवाइज आपके ये दोनों सेक्शंस कॉन्ट्रावेंशन हो जाएंगे और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 100% ऑफ लोन एक्सेप्टेड और 100% ऑफ अमाउंट रीपेड अंडर सेक्शन 271D और 271E में, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी हुआ है। अब ये 20,000 की जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। 269 कहता है कि जो पिछला लोन आपका आउटस्टैंडिंग खड़ा है विदाउट इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो जो पिछला लोन आपका आउटस्टैंडिंग है और आप जो अगला लोन लेने वाले हो उस व्यक्ति से, तो उसकी अमाउंट 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैश में। अदरवाइज अगर आपने जो नया लोन लिया है और जो पिछला लोन है उसको मिलाकर 20,000 से ऊपर अमाउंट हो जाती है और आप कैश में ले रहे हो, उस केस में इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा 269 में कहा गया है कि जो अमाउंट आप पे करने वाले हो विद इंटरेस्ट, उसकी अमाउंट भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 20,000 से कम की आप लोन एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रीपे भी कर सकते हो कैश में, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो इन दो सेक्शंस में आपको याद करने की ज़रूरत है। वो क्या है। सबसे पहला तो ये है कि कोई एडवांस अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड मिला है तो उस केस में ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई एडवांस इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई एडवांस मिलता है, तो उस केस में ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नाउ कोई भी रिसिपिएंट और पेयर अगर उसके पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, उसके अलावा उसके पास कोई इनकम नहीं है, उस केस में ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 273 क्या कहता है कि अगर आप जो है रीजनेबल कॉस्ट प्रूव कर देते हैं एविडेंस के साथ, तो उस केस में आपके ऊपर जो पेनल्टी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है वो आपके ऊपर नहीं लगेगी। ये CIT वर्सेस सुनील कुमार गोयल का केस है, पंजाब हरियाणा का, उसमें ये बताया गया। ओके, रीजनेबल कॉस्ट के लिए क्या कहा गया कि समझ लीजिए आपने कोई एग्रीकल्चरिस्ट से कैश रिसीव किया जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में जो डिपॉजिट आपको रिसीव हुआ है वो इस सेक्शन में 269 में नहीं आएगा और आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने कैश में ले लिया है तो भी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिनके ऊपर ये दोनों ही सेक्शन 269 और 269 अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली ट्रांजैक्शंस की। कोई भी फैमिली ट्रांजैक्शंस कुछ एक्सटेंट्स में अगर हम करते हैं तो वो इस सेक्शंस में नहीं आती है। इसके लिए एक केस था ITO वर्सेस तरलोचन सिंह का। उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई लोन रिसीव करते हैं हम किसी वाइफ से, मीन्स एक पर्सन ने अपनी वाइफ से लोन रिसीव किया और इस बिलीव के साथ किया कि उसको वो रीपे नहीं करना, तो वो लोन ही कंसीडर नहीं होगा। इसलिए 269 सेक्शन हिट नहीं होता एंड उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी नहीं देनी है। उस केस में ये कहा गया है कि नियर रिलेटिव्स को हम अदर पर्सन की डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 269 कहता है कि हमें किसी और पर्सन से हमने लोन लिया 20,000 से ऊपर, तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाता है। ओके, लेकिन अदर पर्सन में नियर रिलेटिव्स को हम डिफाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्रेडिट एंट्री हमने बुक्स में डाली है सिर्फ एक बुक एडजस्टमेंट के तौर पर, तो उसको भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर भी 269 सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर्स एंड फर्म्स के बीच में कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो वो भी कैश में कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये दोनों सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 269 ST, प्रोहिबिशंस ऑन रिसीट ऑफ 2 lakhs और मोर।
ये सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकता है इन एग्रीगेट फ्रॉम ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे। किसी सिंगल पर्सन से सिंगल डे में एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए आपके पास 10 बिल हैं, 20-20 हजार के डिफरेंट डेट्स के बिल है, तो आप 2 लाख रुपए उस पर्सन से सिंगल डे में नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन। किसी भी सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट भी आप 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल बिल 2,50,000 का है तो आप डिफरेंट डेट्स में भी 2 लाख रुपए कैश में रिसीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन्स फ्रॉम ए सिंगल पर्सन, यानी किसी सिंगल इवेंट या ओकेजन्स के रिस्पेक्ट में भी आप 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट डेट पर भी आप 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं एंड रजिस्ट्री पर 1 लाख, तो इस केस में भी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो सिंगल इवेंट है। तो सिंगल इवेंट के अगेंस्ट भी आप 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर इन तीनों ही केसेस में आप 2 लाख से ऊपर रिसीव करते हैं तो ये कॉन्ट्रावेंशन होता है इस सेक्शन का, और इस सेक्शन में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 271D, जो कि होती है 100% ऑफ सच अमाउंट रिसीव जो आपने रिसीव किया है उसकी। नो पेनल्टी इम्पोज्ड अगर पर्सन ये प्रूव कर देता है कि उसके पास गुड एंड सफिशिएंट रीजन था 2 लाख और उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव करने का। तो नेक्स्ट है सेक्शन 48(3). सेक्शन 48(3) कहता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा अगर आप उसकी पेमेंट कैश में करते हो मोर देन 10,000 इन ए सिंगल डे। यानी किसी भी एक्सपेंडिचर की आपको पेमेंट 10,000 से ऊपर कैश में नहीं करनी है, अदरवाइज आपको वो डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका एक सिंगल बिल है 12,000 का, ओके, उसकी पेमेंट आपने 3 बार 4-4 हजार करके कर दी सिंगल डे में, लेकिन आपने पेमेंट तो सिंगल डे में की ना, तो उस केस में आपकी टोटल अमाउंट हो जाती है 12,000 ही जो आपने पे की एक दिन में, तो वो 10,000 से ऊपर हो गई, इसलिए ये आपको बिल जो है आप डिसअलाउड हो जाएगा, इसकी एक्सपेंडिचर की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये 4-4 हजार रुपए जो आप पे कर रहे हो वो आप डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में करते हो तो उस केस में आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके जो है 3 बिल है 4-4 हजार के, ओके, उस केस में आप 12,000 की पेमेंट एक सिंगल डे में कर देते हो। अब इसके 2 पॉसिबल व्यूज हैं। एक के हिसाब से तो क्या है कि आपने सिंगल डे में 12,000 की पेमेंट की एक सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, 10,000 से ऊपर हो गया तो आपके हिसाब से वो डिसअलाउड हो जाना चाहिए। लेकिन एक और व्यू है, एक राजा एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी का केस था, उसमें ये कहा गया कि अलाउड होना चाहिए ये एक्सपेंडिचर आपका। क्यों? क्योंकि एनी एक्सपेंडिचर मीन्स एन एक्सपेंडिचर, यानी ये 3 बिल है यानी 3 एक्सपेंडिचर है, उससे रिलेटेड पेमेंट जो है वो 4-4 हजार की ही हुई है, अलग अलग मानी जाएगी। तो उस केस में 10,000 उसने क्रॉस नहीं किया है एक एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में और वो अलाउड हो जाना चाहिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये सेक्शन 48(3) किन सिचुएशंस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले तो सर्कुलर नंबर 6P डेटेड 6/7/1968, 6 जुलाई 1968 में सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 48(3) से रिलेटेड। उसमें कहा गया कि अगर कोई पे जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ओके, और उसकी पेमेंट रीजनेबल है, ये प्रूव हो जाता है, तो उस केस में इस सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन नहीं माना जाएगा और उस एक्सपेंडिचर को अलाउड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर कोई एक्सपेंडिचर आप करते हैं जो क्लेम आपको 30 से 37 सेक्शन में नहीं करना है तो वो भी आप कैश में कर सकते हो, उसके ऊपर भी ये सेक्शन आपका 48(3) वाला लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44AD में, तो आपके अंदर इसके अंदर आपको हर एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउड होती है चाहे वो कैश में हो, ठीक है, इसके ऊपर 48(3) सेक्शन अप्लाई नहीं होता। इसके साथ साथ कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर रूल 6DD में प्रिस्क्राइब की गई है तो उस केस में भी 48(3) आपके ऊपर नहीं लगेगा। और एक ट्रांसपोर्टर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 10,000 की लिमिट जो है वो 35,000 की गई है, इसके अंदर 35,000 तक आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 वाली लिमिट इसमें भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है नो कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सीडिंग ₹10,000। दोस्तों अगर कोई एक्सपेंडिचर आप किसी एसेट को खरीदने के लिए करते हैं और उसकी अमाउंट 10,000 से ऊपर कैश में पे करते हैं तो ऐसे केस में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। उस केस में क्या होगा कि जो कॉस्ट आपने पे की उसको एक्चुअल कॉस्ट में इग्नोर किया जाएगा अंडर सेक्शन 43(1) में,
ओके। और डेप्रिसिएशन जो आपका लगने वाला होता है एज ए परसेंटेज ऑन डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी आप सबको पता ही है कि अगर जिस साल में आपने एसेट परचेज की तो एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो डब्ल्यूडीवी होती है, उसके ऊपर आपका परसेंटेज डेप्रिसिएशन में लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलने वाला। इन शॉर्ट, डेप्रिसिएशन आपको अलाउबल नहीं होगा अगर कोई एसेट आपने खरीदी है और उसकी पेमेंट आपने कैश में की है अबव 10,000 रुपीज इन ए सिंगल डे। नेक्स्ट है सेक्शन 80D2B एंड 80G5D। 80D कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आपने उसकी पेमेंट कैश में की है, और 80G5D कहता है कि अगर आपने डोनेशन किसी को दिया है और उसकी पेमेंट कैश में की है अबव 2,000 रुपीज, तो उस केस में आपको उस डोनेशन की डिडक्शन भी नहीं मिलने वाली। ओके। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 एंड टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। दोस्तों, अगर आप कैश विड्रॉल भी करते हैं तो उसके लिए भी एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है और उसके ऊपर एक टीडीएस डाल दिया गया है सेक्शन 194 एन में। उसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी डिडक्टी की रिटर्न फाइलिंग करवा रहा है वो पिछले 3 सालों से अंडर सेक्शन 139(1), ठीक है, अब वो कैश विड्रॉल करता है एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, तो उस केस में 2% का टीडीएस उसका कट जाएगा अंडर सेक्शन 194 एन। और अगर कोई डिडक्टी जो पिछले 3 सालों से अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है या किसी एक साल में उसने रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो उस केस में 20 लाख तक भी अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो उसकी एक्सीडिंग अमाउंट होते ही 1 करोड़ तक 20 लाख से ज्यादा 2% का टीडीएस आपका कट जाएगा। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा कर लेते हैं इस केस में तो आपका 5% का टीडीएस कटेगा। इसलिए बी अवेयर वाइल डूइंग कैश विड्रॉल। ओके। नेक्स्ट है रूल 114E, रिपोर्टेबल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आप सबको पता है गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। जो करेगा कौन? बैंक करेगा या फिर जो पर्सन ऑडिट करवा रहा है वो। हम उन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताते हैं जिसके ऊपर हमें कुछ लिमिट्स दी गई हैं। अगर उस लिमिट से ऊपर हम कैश में ट्रांजैक्शंस कर देते हैं तो हमारी रिपोर्टिंग हो जाएगी। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है? परचेज ऑफ ए बैंक ड्राफ्ट, यानी अगर हम कोई डीडी परचेज करते हैं, पे ऑर्डर बनवाते हैं 10 लाख से ऊपर, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग होगी। कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आप कैश में खरीदते हो 10 लाख से ज़्यादा, 1 और मोर करंट अकाउंट्स में आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हो फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा, अदर देन करंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट में अगर कोई अकाउंट है आपका तो आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हो 10 लाख से ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर, या आप कोई कैश पेमेंट फॉर ए क्रेडिट कार्ड कर रहे हो 1 लाख से ज़्यादा, तो इन सारे केसेस में बैंक रिपोर्ट करेगा फॉर्म 61A में ये सारी ट्रांजेक्शन्स एज ए स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ओके। नेक्स्ट है अगर आप कोई सर्विसेज या गुड्स बेचते हैं और उसके अगेंस्ट 2 लाख या उससे ज़्यादा रिसीव करते हैं कैश, तो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी और उसकी रिपोर्टिंग वो पर्सन करेगा जो अपनी ऑडिट करवा रहा है अंडर सेक्शन 44AB। वैसे तो ये 2 लाख वाली ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 269ST, जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने बताई हैं एक्सेप्ट जो हमने लास्ट रो में बताई है, उसको छोड़कर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर जो हम लोग देख रहे हैं काउंट करेंगे जो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, वो होगी एग्रीगेट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस इनसे रिलेटेड है उन सबके सम को एग्रीगेट करने के बाद आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को देखा जाएगा और फिर रिपोर्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन लास्ट में रो में जो कहा गया है वो सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कहा गया है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छी से अच्छी वीडियो रिलेटेड टू IT, GST, कंपनीज एक्ट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।